हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल लाइन में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। क्या उनका नाम होता है, उनकी इमेज कैसी दिखती है, कैसे वो इक्विपमेंट्स दिखते हैं एंड उनका क्या यूज़ है, किस लिए वो यूज़ होते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी रिसर्च भी करना पड़ता है और मेहनत लगती है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट का नाम है गुडल एयरवे। इसको हम ओरल एयरवे भी बोलते हैं एंड ओरोफेरेंजियल एयरवे भी बोलते हैं। 3 नेम हो गए इसके। तो ये अलग अलग साइजेस के आते हैं, इनका कलर भी अलग अलग होता है। जो इन्फेंट होते हैं उनमें 0 1 नंबर इस तरह का यूज़ होता है, और जो अडल्ट्स होते हैं उनमें थोड़े बड़े एयरवेज़ यूज़ होते हैं, जैसे कि 2-3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले। तो इनके नंबर अलग हैं, नाम भी अलग हैं। किस लिए ये यूज़ होते हैं? टू मेंटेन और ओपन पेशेंट्स एयरवे। इट डज दिस बाय प्रिवेंटिंग द टंग फ्रॉम covering the epiglottis which could prevent the person from breathing। मेन इसका जो काम है वो एयरवे को पेटेंट रखने का है। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि सीज़र आता है तो वो टंग बाइट कर लेते हैं, अनकॉन्शियस वो होते हैं और उन्हें सीज़र आ जाता है तो वो टंग बाइट कर सकते हैं। तो इसलिए एयरवे उनके माउथ में इंसर्ट करके रखा जाता है ताकि उनका एयरवे क्लियर रहे, वो टंग बाइट ना कर लें। ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में कई बार सिक्रेशंस पेशेंट की बहुत ज़्यादा डीप होती हैं और वो माउथ ओपन ही नहीं करते। कुछ पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, यानी कि आप अनकॉन्शियस कह लीजिए या सेमी कॉन्शियस टाइप वो होते हैं और कोऑपरेट नहीं करते। तो ओरल एयरवे इंसर्ट करके उनके माउथ में फिर उनका सक्शन किया जाता है, इसलिए भी ये यूज़ होता है। दूसरा, इसमें एक लाइन लिखी है, ये वाली सेकंड वाली, इट डज दिस प्रिवेंटिंग द टंग फ्रॉम कवरिंग द एपिग्लॉटिस। ये जो एयरवे है ना, ये टंग द्वारा एपिग्लॉटिस को कवर होने से रोकता है, बचाता है। क्योंकि अगर जीभ से टंग या से एपिग्लॉटिस जो है वो कवर हो जाएगा तो पेशेंट का ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा एनाटॉमी में। एपिग्लॉटिस जब हम सांस लेते हैं तो ट्रैके से लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो फेरेंक्स से जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो एपिग्लॉटिस वो चीज़ है हमारे माउथ में, वो नेक में होता है, जो कि ट्रैकिया को कवर कर देता है ताकि जो हमारा खाना सांस की नली में ना जाए। तो ट्रैकिया जो सॉरी जो एपिग्लॉटिस है वो टंग से कवर ना हो जाए, इससे ये रोकता है। अनकॉन्शियस जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, यानी कि टंग फॉल हो सकती है, उल्टी तरफ को घूम सकती है, जो जीभ है वो उल्टी तरफ को जा सकती है और एपिग्लॉटिस कवर हो सकता है। तो इन सारी कंडीशंस में एयरवे को यूज़ हो किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो है नेक्स्ट, इसको कहते हैं डॉपलर फीटल मॉनिटर। यहाँ पर ये आप देख सकते हो मदर के अब्डोमेन पर इसको, एक अल्ट्रासाउंड मशीन देखी होगी आपने, जिस तरह वो यूज़ होता है वैसे ही किया जाता है। एफएसएच इसमें आप देख सकते हो। इट इज़ अ हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर यूज टू डिटेक्ट द फीटल हार्ट बीट फॉर प्रीनेटल केयर। जब आप इसको यूज़ करते हो तो एफएसएच इसमें आ जाती है, और ये जो आप देख रहे हो कुछ रेडियो जैसा है ना, इसमें साउंड भी सुनाई देती है। फीटल डॉपलर बोलते हैं इसको। न्यूनेटल जॉन्डिस मीटर, नाम से ही आप समझ सकते हो कि जॉन्डिस पता लगाने की मशीन है, ये मीटर है, और इसको बोलते हैं ट्रांस क्यूटेनियस जॉन्डिस मीटर, ये इसका नाम है। इसमें ना बिलिरुबिन का लेवल आ जाता है, नॉर्मल होता है 0.1 से 1.2 mg/dl, ये नॉर्मल होता है। तो ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड है फॉर स्क्रीनिंग बेबीज़ फॉर जॉन्डिस। नॉन इन्वेजिव क्या होता है, यानी कि कुछ हम इंसर्ट नहीं करते, जैसे कि सुई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जब इंट्यूबेशन करते हैं या फिर किसी तरह का चीड़-फाड़, तो ऐसा नहीं होता। इसमें कोई ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, एकदम नॉर्मल है, नॉन इन्वेजिव है। जो पेनफुल होता है, जिसमें कुछ इंसर्ट हम स्किन के अंदर कर रहे होते हैं या फिर किसी ओपनिंग के थ्रू करते हैं, जैसे अनल से, माउथ से, नोज़ से, तो वो इन्वेजिव हो जाता है, फिर नॉन इन्वेजिव है। अगला इंस्ट्रूमेंट है सिंगल यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर। ये है थर्मामीटर, बट ये एक ही बार यूज़ होता है, सिंगल यूज़ होता है, और फिर इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अनरैप द थर्मामीटर एंड प्लेस इन द माउथ अंडर द टंग।
इसका यूज़ भी वैसे ही होता है जैसे थर्मामीटर नॉर्मल वाले का होता है, टंग के नीचे इसको रखा जाता है। इनटू आइदर हीट पॉकेट फॉर 60 सेकेंड, ये 1 मिनट तक रखा जाता है। रिमूव थर्मामीटर, वेट फॉर 10 सेकेंड, उसके बाद निकालते हैं और 10 सेकेंड रुकते हैं। रीड द टेम्परेचर बाय लुकिंग एट द लास्ट ब्लू डॉट एंड डिस्कार्ड आफ्टर यूज़। इसमें डॉट्स बने होते हैं कुछ कुछ, तो जितने भी डॉट्स हैं वो ब्लू होना शुरू हो जाते हैं, सारे नहीं होते, पर एक जगह पे आके वो ब्लू डॉट रुकते भी हैं, वो आपकी रीडिंग होती है, यानी लास्ट ब्लू डॉट जो है वो आपकी टेम्परेचर आ चुका है। यहीं पर लिखा होता है, आप देख सकते हो छोटी छोटी रीडिंग्स है सारी, 95, 94, 96 सब है। 104, 103 इस तरफ देख सकते हो आप, इधर देखना। तो ब्लू डॉट जहाँ रुकता है वो आपका टेम्परेचर का रीडिंग आ जाता है। ऑक्सीजन हुड इसे कहते हैं, यूज़ फॉर बेबीज़ हु कैन ब्रीथ ऑन देयर ओवन बट स्टिल एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जिनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत है बच्चों को, उनमें ये लगाते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ऑक्सीजन टेंट आपने देखा होगा ना, टेंट, वो भी कुछ इस तरह का दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो क्या होता है कि बच्चों में नेज़ल प्रोन और ऑक्सीजन मास्क थोड़ा उनको डिस्कम्फर्ट कर सकता है या फिर इरिटेट कर सकता है, इसलिए ऑक्सीजन हुड उनके लिए ठीक रहता है। जैसे कि कपड़े भी आते हैं ना, हुडी आपने पहनी होगी, सर के ऊपर टोपी लगाई जाती है, तो उस तरह से बच्चों का दिख दिया है इसका नाम ऑक्सीजन हुड, क्योंकि हुड का काम कर रहा है और इसमें बच्चे को कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। कोल्ड बॉक्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोल्ड बॉक्स है, यूज़ फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम वैक्सीन्स को ले जाते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है ताकि वैक्सीन्स जो है वो कोल्ड रहें, ख़राब ना हो। जो भी यानी कि फ्रीज़र में रखने वाली या फिर कोल्ड रहने वाली वैक्सीन्स हैं, उनके लिए ठीक रहता है, सेफ़ भी रहती हैं इसमें वो। ये होता है फ्रेंड्स आइस पैक वैक्सीन कैरियर। ये डब्बा तो वैक्सीन कैरियर है ना, और ये इसके अंदर आइस पैक्स होती हैं। कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो आइस पैक में रख कर हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट उनको करते हैं, देखा होगा आपने। आईसीयूज़ में जाते हैं कई बार, और फिर इधर से उधर यानी वार्ड से आईसीयू, आईसीयू से वार्ड, कुछ वैक्सीन हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा ब्लड बैग को भी इसमें रखा जाता है। एफएफपी जो होते हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, उनको भी इसमें रख कर पेशेंट तक लाया जाता है जब हम ब्लड बैंक से लाते हैं, तो इन सब के लिए ये यूज़ में आता है। अगला है फ्रेंड्स वैक्सीन कैरियर, ये वही वाला था, ऊपर हमने देखा था ना, ये वही वाला है। ये देखिए सेम है, ये थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। इसको हम बोलते हैं, सॉरी वो था नीचे वाला वैक्सीन कैरियर। ये देखिए, ये भी वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ में आता है, इसके अंदर वैक्सीन रखी जाती है। नेक्स्ट है आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, यूज़ फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन्स। ये रेफ्रिजरेटर है आइसलाइन, इस तरह से ये दिखता है कुछ, आप इसको देख सकते हो ध्यान से, और ये वैक्सीन को स्टोर करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। डीप फ्रीज़र, ये थोड़ा वैक्सीन जो हमने ऊपर में ये देखा था, इससे थोड़ा बड़ा होता है। आइसलाइन रेफ्रिजरेटर से ये थोड़ा बड़ा होता है। ये भी वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है, बट ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। वॉक इन फ्रीज़र, WAL के स्पेलिंग टिक करना, ये काफ़ी बड़ा होता है, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन ऑन लार्ज स्केल। काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे वैक्सीन को स्टोर जब हम करते हैं तो इसका यूज़ में इसको लिया जाता है। वॉक इन फ्रीज़र, इसके अंदर आप जा भी सकते हो, और यानी अंदर आप ये जा सकते हो, इसके घूम सकते हो अंदर तक जाके, इसीलिए शायद इसका नाम वॉक इन फ्रीज़र रखा गया है। सक्शन मशीन वॉल माउंट, सक्शन मशीन आपने देखी होगी वार्ड्स में, आईसीयूज़ में, वैसे तो पोर्टेबल भी होती हैं, जो कि आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक सक्शन मशीन को ले जा सकते हो। लेकिन ये वॉल माउंट है जो कि दीवार में ही फिक्स होते हैं, लगाए हुए होते हैं। इसी तरह का ऑक्सीजन का भी होता है, ऑक्सीजन का आपने देखा होगा फ्लो मीटर उधर ही लगा होता है, तो पेशेंट ये काफ़ी ईजी रहता है, ताकि एकदम से कुछ भी इमरजेंसी हो तो फटाफट से पेशेंट के बेड साइड ही अवेलेबल रहता है। ये सक्शन आप जार देख सकते हो, जो भी सिक्रीशंस होती हैं वो इस जार में कलेक्ट होती हैं, फिर उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उनको वॉश कर दिया जाता है। बेड साइड पे ये होते हैं और काफ़ी ये सही रहते हैं। कितना होता है सक्शन प्रेशर? 150 से 200 तक अडल्ट्स में हम लेते हैं, mm/Hg, 200 लिखना है ये, ठीक है। 150 से 200 mm/Hg अडल्ट्स में, और बच्चों में
यानी कि बच्चे, अगर छोटा बच्चा है तो 100 से कम ही रहना चाहिए। जैसे अडल्ट्स में 200 से कम रहना चाहिए, वैसे बच्चों में 100 से कम रहना चाहिए। 80, 50 इतना ठीक है जो सक्शन का प्रेशर है। नीडल डिस्ट्रॉयर या फिर इसको इंसिनरेटर भी बोलते हैं। अभी तो इसका नाम ये लिखा हुआ है ना, बट हम जब ड्यूटीज़ करते थे तो हम इंसिनरेटर ही बोलते थे। इसमें क्या होता है कि जो नीडल्स होती हैं उनको बर्न कर दिया जाता है ताकि वो वापस से यूज़ में ना आएँ। ताकि एक पेशेंट की नीडल जो है वो दूसरे में ना लगे, या फिर एक नीडल से अगर वैक्सीन को लगाया गया है, या फिर वैक्सीन जैसे एस्पिरेट हम करते हैं ना वैक्सीन को, उसमें खींचते हैं सिरिंज में, तो कई बार उसी नीडल से हम दूसरी वैक्सीन को भी ले लेते हैं। तो कई बार वैक्सीन्स का ख़राब होने का, इंजेक्शन के ख़राब होने का खतरा बन जाता है, स्पॉइल हो सकता है वो। इसलिए इसमें हम बर्न कर देते हैं उसको, इनसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं नीडल को। नीडल के लिए ही ये देखो, इसका नाम भी है नीडल डिस्ट्रॉयर। और ये जो आप हैंडल देख रहे हो, इससे हम सिरिंज जो है वो इसमें जाती है, और सॉरी, नीडल जो है वो अंदर जाती है, सिरिंज बाहर होती है। तो हम इसको जब खींचते हैं तो वो कट जाती है, कट जाता है। जो सिरिंज का टिप होती है ना, यहाँ से ऐसे टिप होती है सिरिंज में, इस तरह से आपने देखा होगा सिरिंज में टिप होती है। तो टिप जो है वो इसमें कट जाती है जब आप ये हैंडल खींचते हो। अलग अलग तरह के ये इंसिनरेटर्स होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि इसी तरह का हर जगह पे होगा। इसके डिज़ाइन आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ये रेस्पिरेटरी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली यूज़ होता है। आईसीयूज़ के पेशेंट्स में दिया जाता है, जिनको भी सांस का कुछ ऐसा लग रहा है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी है, तो ये यूज़ किया जाता है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर इसको बोलते हैं। पेशेंट जो है अपना माउथ इसमें लगाता है, ठीक है, ये उसका माउथ है समझ लो, और यहाँ पे फूंक मारता है, तो वो बॉल्स उसको उठानी होती है, तीनों की तीनों। टू फैसिलिटेट इट सस्टेन्ड स्लो डीप ब्रीथ, incentive spirometer is designed to mimic natural singing by encouraging patients to take slow deep breath। मेनली आपको ये समझना है कि ब्रीदिंग पैटर्न इम्प्रूव करने के लिए इसका काम लिया जाता है। इसको मेन काम इसका यही है। इसका नाम है नेक्स्ट माउथ सकर डिवाइस, नेज़ल एस्पिरेटर फॉर माउथ सक्शन एंड नेज़ल एस्पिरेशन फॉर बेबीज़ विदाउट बैक फ्लो। ये होता है बेबीज़ में यूज़ होने वाला है ये माउथ सक्शन डिवाइस। नेक्स्ट फ्रेंड, ये म्यूकस एक्सट्रैक्टर है, जो कि सिक्रीशंस का सैंपल कई बार लैब में भेजते हैं, तो ये डब्बी होती है, अलग हो जाती है ये इससे, और फिर इसको पेशेंट का सैंपल लेके इसमें डाल दो और फिर इसे लैब में भेज दो। यूज्ड विद द सक्शन मशीन टू मेंटेन एन एयरवे बाय रिमूविंग सिक्रीशन फ्रॉम माउथ, थ्रोट एंड लंग्स। इसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि इससे सिक्रीशंस रिमूव होती हैं, लेकिन मेन जो इसका वर्क रहता है, तो ये डिब्बी है, क्योंकि आप देख सकते हो ये सैंपल कलेक्शन के लिए यूज़ होती है। कई बार हमें थ्रोट से सैंपल लेना होता है, माउथ का सैंपल लेना होता है, सिक्रीशंस का, पेशेंट की जो सिक्रीशंस है, स्पूटम है, उसका सैंपल चाहिए, तो तब ये यूज़ में आता है। और इसको कैथेटर के साथ में, ये जो आप देख रहे हो ना, कैथेटर के साथ में, सक्शन कैथेटर के साथ यूज़ करके इसमें सिक्रीशन पेशेंट की आ जाती हैं। म्यूकस एक्सट्रैक्टर इसका नाम है। कई जगह पे इसको ना म्यूकस शक्कर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटेलिक वैक्यूम कप वैक्यूम डिलीवरी। ये वैक्यूम डिलीवरी के लिए यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। टू असिस्ट डिलीवरी ऑफ बेबी यूजिंग वैक्यूम डिवाइस। आपने नाम सुना होगा, फोर्सेप डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी। तो वैक्यूम डिलीवरी जो होती है उसके लिए ये चीज़ें यूज़ में आती हैं। इट इज़ अ मशरूम शेप्ड मेटल कप वेरिंग फ्रॉम 40 to 60 mm इन डायमीटर। ये जो कप है इसका डायमीटर लिखा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड पिनार्ड फेटोस्कोप। ये आपने देखा होगा बहुत बार, नहीं देखा तो अभी देख लो। ये क्या होता है, स्टेथोस्कोप की तरह ये काम करता है, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टेथोस्कोप यूज टू लिसन द हार्ट बीट ऑफ फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सॉरी। तो ये जो आप गोल देख रहे हो ना, ये हम मदर के अब्डोमेन पे रखते हैं ताकि एफएसएस सुन सके, और यहाँ पर एग्जामिनर जो है अपना कान लगाता है और फिर सुनने की ट्राई करता है। जैसे हमने ऊपर डॉपलर पढ़ा था, तो उसमें तो डायरेक्ट आप रीडिंग देख ही पाओगे डॉपलर में, जो फीटल डॉपलर है, लेकिन इसमें सुनना पड़ता है, लिसन हम इसमें कर सकते हैं पिनार्ड फीटोस्कोप में।
नेक्स्ट है कार्डियो टोकोग्राफी मशीन। ये क्या होता है, इसको ये इस तरह का दिखता है, आपको लग रहा होगा कि ईसीजी है, बट ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं इसको वैसे। एंटीनेटल पीरियड में इसका यूज़ होता है। अगर आपका ड्यूटीज़ लगी होंगी गायनी जैसे वार्ड में या प्राइवेट वार्ड में भी कई बार मिल जाता है देखने को, अगर वहाँ कोई एंटीनेटल मदर है तो उनमें ये देखने को मिलता है आपको। इसको यूज़ किया जाता है और इसमें भी ग्राफ जैसा बन के आता है जो कि डॉक्टर्स उसको रीड करते हैं, देखते हैं। इस मशीन का जो नाम है वो है कार्डियो टोकोग्राफी इसको बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ईसीजी भी कुछ इस तरह का दिखता है, बट इसके जो इलेक्ट्रोड हैं वो डिफरेंट है। इलेक्ट्रोड को ध्यान में रखना और साथ में ये भी आप देख लेना पिक्चर इसकी। फ्रेंड्स, ये यूएसजी मशीन है। अल्ट्रासाउंड की मशीन जो होती है ये इस तरह की कुछ दिखती होगी, देखी होगी आपने काफ़ी बार। कई बार इको की मशीन में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट थोड़ा इनमें ध्यान रखना होता है। ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है। यूज़ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ योर बॉडी, यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। बॉडी में क्या प्रॉब्लम है वो डायग्नोस करने के लिए, एग्जैक्ट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम को हम ये यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड। ये मशीन है अल्ट्रासाउंड की, ये देखिए इसमें हैंडल सा भी है, जेली लगा करके हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्किन स्टेपलर है, यूज टू क्लोज बोथ इंटरनल एंड स्किन वुंड्स। स्किन वुंड्स को कवर करने के लिए वैसे तो सूचर्स यूज़ होते हैं, बट ये अब स्टेपलर्स भी यूज़ में आने लगे हैं, जिनको कि कोई स्किन ओपन हो गई है तो इसकी हेल्प से कवर कर दिया जाता है, फिर इनको रिमूव भी कर दिया जाता है। ये देखिए ये है स्टेपलर रिमूवर, जो कि स्किन के स्टेपलर जो हैं जैसे कागज़ में स्टेपलर करते हैं, स्किन में भी होने लगे अब तो। और ये उसको रिमूव करने का भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक डिवाइस है जो कि स्टेपलर्स को रिमूव कर देता है स्किन से। सीपीआर मशीन। फ्रेंड्स, सीपीआर आपने दिया होगा काफ़ी बार, नहीं दिया है देखा तो होगा ही। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन हम कहते हैं। 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशन देने पड़ते हैं कम से कम। 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन होने चाहिए। पर अब मशीन भी आ चुकी है जिसका यूज़ करके पेशेंट को, ये जो मशीन है इसको सेट कर दो और ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना गोला मैं बना रही हूँ, ये पेशेंट को चेस्ट में कंप्रेशन देता है। जितना आप सेट कर देते हो तो उतना ये आराम से कंप्रेशन दे देगा, क्योंकि जब रेस्क्यूअर्स जो होते थे वो थक जाते थे काफ़ी ना इतना करके। तो अब इन्होंने मशीन भी तैयार कर ली सीपीआर वाली। ये काफ़ी पहले से है वैसे तो, इतना बिल्कुल नया भी नहीं है ये, बट ये एडवांस है, यानी कि एडवांस आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो ये फ्रेंड्स बेसिक लाइफ सपोर्ट में यूज़ आने वाली मशीन है ये। नेक्स्ट देखते हैं वीडियो लैरेंजोस्कोप। शायद आपने ये नहीं देखा होगा। लैरेंजोस्कोप स्टील वाले तो आपने देखे होंगे जिसमें टॉर्च जल जाती है जब उनको हैंडल, उनकी ब्लेड से उनके जो हैंडल है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, वो आपने देखा होगा। बट ये वीडियो लैरेंजोस्कोप है, इसमें वीडियो भी आप देख सकते हो। इन इन इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। कफ मैनोमीटर, ये अलग होता है फ्रेंड्स, और इससे क्या होता है कि ईटी का प्रेशर देखा जाता है। कफ मैनोमीटर इज़ यूज टू चेक प्रेशर इन ईटी। ईटी ट्यूब जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब जो डाली जाती है, या फिर टीटी समझ लो, ट्रेकियल ट्यूब होती है जो, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। प्रेशर देखने के लिए यूज़ में लाया जाता है और प्रेशर उसका सेट जब हम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा प्रेस करके प्रेशर को सेट भी कर देते हैं हम इसमें। ईटी आप देख सकते हो, ईटी है और यहाँ से इसको प्रेशर देते हैं तो ये फूल जाता है इसका बलून। तो इस डिवाइस को, इक्विपमेंट को हम मैनोमीटर बोलते हैं, कफ मैनोमीटर। तो ये लास्ट इक्विपमेंट था फ्रेंड्स। काफ़ी इक्विपमेंट्स आज हमने देखे आज की वीडियो में। आई होप आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी समझने को सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनके बारे में नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।